सभी मित्रों को नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप सभी जान ही रहे हैं कि इन दिनों हम लोग इस वर्ष पुनः कुंवर नारायण जी पर केंद्रित एकाग्र का आयोजन कर रहे हैं। गत वर्ष आयोजित एकाग्र का ही यह परवर्ती संस्करण है। जो कुछ महत्वपूर्ण लोग पिछली बार रह गए थे, हमारी ओर से कोशिश है कि उन साथियों को, उन रचनाकारों को, उन आर्टिस्ट को आज लाया जाए इस बार की कड़ी में। तो आज हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ सलीम आरिफ जी जुड़े हुए हैं और लुबना सलीम जी जुड़ी हुई हैं। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि किस तरह कुंवर नारायण जी के यहाँ साहित्य और कलाओं के बीच आवाजाही रहती है, चाहे वे लखनऊ में रहें या बाद के दिनों में दिल्ली में। विभिन्न कला माध्यमों के साथ उनका सहज जुड़ाव रहा। उसी कड़ी में आज के जो हमारे दोनों मेहमान हैं वे भी आते हैं। मैं एक बार उन्हें स्क्रीन पर ला रहा हूं। जी, आप दोनों का हार्दिक स्वागत। लुबना सलीम जी और सलीम आरिफ जी, नमस्कार। 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 सलीम आरिफ जी से और लुबना सलीम जी से अनुरोध है कि वे अपनी बात रखें, कुंवर जी से जुड़ी हुई स्मृतियां हमसे साझा करें और बीच बीच में उनकी रचनाओं का पाठ भी होगा। ये दोनों रंग, कर्म और अभिनय, फैशन डिजाइनिंग के जाने माने नाम हैं। तो आइए मित्रों, हमारी कोशिश तो यही है कि किस तरह से साहित्य को विभिन्न कला माध्यमों के साथ जोड़ते हुए आगे बढ़ें। तो मैं सर्वप्रथम सलीम आरिफ जी से अनुरोध करता हूं कि वे अपनी बात रखें। जी सलीम जी, स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में मुझको बात करने के लिए बुलाया, जो मेरी शख्सियत का बहुत अहम हिस्सा है। क्योंकि जब मैं 16-17 साल का था, उस वक्त लखनऊ में मैं कॉलेज में जब इंटर हुआ तो कुंवर नारायण जी ने मेरी कुछ पेंटिंग्स देखी थी और एक नाटक देखने आए थे जिसमें मैं मुख्य भूमिका कर रहा था। तो उसके बाद उन्होंने थोड़ी सी बात की थी मुझसे और मैंने उनसे इच्छा जाहिर की थी कि आप कभी समय दें तो मिलूं। तो उन्होंने बहुत सहजता से कहा आप जब चाहें आ सकते हैं। और वो शुरुआत मेरे जैसे नौजवान के लिए बहुत बड़ी बात इसलिए थी कि कुंवर जी उस वक्त भी और उसके बाद भी देश के गिने चुने महत्वपूर्ण कवियों में से एक थे, हिंदी के। और उसके साथ विचारक बहुत बड़े थे, और विचारक के साथ साथ उनकी जो निगाह थी वो सारी कलाओं पर थी। यानी कुंवर जी को सिर्फ कवि विचारक कह देना कहीं उनके व्यक्तित्व को थोड़ा सा सीमित करने जैसा लगता है, क्योंकि उनकी सिनेमा में बहुत गहरी रुचि थी। सिनेमा को समझते भी बहुत थे। और अगर आप गौर करें तो उनकी बहुत सी कविताएं सिनेमैटिक इमेजेस के आसपास की नजर आती हैं। यानी आप कहानी भी देखिए, उनकी एक बड़ी खूबसूरत कहानी है आकारों के आसपास। तो आकारों के आसपास एक छोटा मोटा सिनेरियो जैसा लगता है कि एक खाली कमरा है जिसमें हवा, आवाज और रोशनी, इन तीनों के अंतरमेल से कुछ कहा जा रहा है। और ये बात मुझे उनकी बहुत सी कविताओं में भी नजर आई। तो उनका जो एक ग्राफिक सेंस ऑफ विजुअल था और पोइट्री में जिस तरह से उसको इस्तेमाल कर रहे थे, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और इस बीच मैं लड़कपन में उनके यहाँ जब चाहे शाम को पहुंच जाता था। उन्होंने मुझसे बड़ी इंटरेस्टिंग दो बातें कही थी कि मैं सुबह व्यस्त रहता हूँ, 12 बजे तक लिखता हूँ, उसके बाद थोड़ी देर इधर उधर चला जाता हूँ, हफ्ते में एक आध दिन राम अडवाणी के यहाँ जाता हूँ जहाँ नई किताबें देखने जाता हूँ। कभी ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी चला जाता हूँ, कुछ किताबें वहां से ले लेता हूँ। और 15-20 दिन में वो किसी न किसी नाटक में या म्यूजिक के कार्यक्रम में रविंद्रालय में नजर आ जाते थे। और जाहिर है उनकी शास्त्रीय संगीत में बड़ी गहरी रुचि भी थी और समझ भी थी। और उनका घर लखनऊ का एक ऐसा ओपन हाउस था जहां शहर के क्या, पूरे हिंदुस्तान के और विदेश के भी बहुत से प्रमुख कलाकार आते थे।
उनके साथ रहते भी थे, उनके साथ बातचीत भी करते थे। यानी आज हमें वो बहुत बड़े बड़े नाम लगते हैं, लेकिन उस वक्त जब मैं उनसे मिला था कुंवर जी के घर में, तो मुझे बहुत लगता था कि ये तो बहुत सहज से लोग हैं। ये पंडित जसराज हूँ, या जयकृष्ण खन्ना साहब हूँ, या कभी श्रीलाल जी, या उसके अलावा नरेश सक्सेना जी, या हमारे लखनऊ के इसमें से दो तीन लोग थे जो अक्सर कुंवर जी के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते थे, कहीं ना कहीं मिल जाते थे। और उस सब के बीच में कुंवर जी मुझसे बहुत प्यार से बीच बीच में पूछ लेते थे नया क्या कर रहे हैं, और नया कुछ ड्राइंग पेंटिंग के बारे में चर्चा होती थी कभी, या मैं कोई फिल्म देखता था मुझे अच्छी लगती थी तो मैं उस पर उनसे चर्चा करता था। और मुझे याद है मैंने बड़े लड़कपन की अपनी बेवकूफी में, कहना चाहिए, उनसे गया और मैंने उनसे कहा कि मैंने पाथेर पांचाली देखी और मुझे बड़ी सिंपल फिल्म लगी। और सिंपल मैंने कुछ इस तरह से लफ्ज इस्तेमाल किया था जैसे आर्टिस्टिकली डेंस नहीं हो, मुझे लगा बड़ी नेचुरल, बड़ी स्वाभाविक सी स्टोरी टेलिंग है उसकी। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं लगता जो सजाया हुआ हो, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं लगता जो रचनाकार की तरफ से दिखाए जाने की कोशिश की जा रही है। वो इतना अश्योर्ड फिल्म मेकिंग मुझे बाद में एहसास हुआ उसकी ग्रेटनेस का, लेकिन उस वक्त मुझे लगा कि ये तो बड़ी सिंपल स्ट्रेट नैरेटिव वाली कहानी है। और जब मैंने उनसे कुंवर जी से जिक्र किया तो कुंवर जी ने मेरी पूरी बात सुनी, और उसके बाद बहुत ऑलमोस्ट मुस्कुराते हुए मुझसे कहा था कि आपने अपराजितो देखी है? तो मैंने कहा नहीं। फिर उन्होंने कहा आपने चारुलता देखी है? मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा वो भी देख लीजिए। और ये उनका जो आग्रह था वो एक तरह से हमारी मेंटोरिंग कर रहे थे। या मैं कभी कविता के बारे में कोई अंधायुग की चर्चा की तो उन्होंने भारती जी की दो और चार और रचनाओं का जिक्र किया। मर्डर इन कैथीड्रल के बारे में बात की कि टीएस इलियट की एक ऐसी रचना अंग्रेजी में भी है, और नाटकीय संभावना पर बात करते रहे। फिर उन्होंने अपने आत्मजयी का मुझे एक किताब भेंट की थी, जो उनका नाचिकेत प्रसंग पर एक काव्य में लंबा एक काव्य है। तो वो सब मैंने पढ़ा। मुझे आधी चीजें, ईमानदारी की बात ये कि उस वक्त मुझ में लियाकत ही नहीं थी कि मैं कुंवर नारायण जी की भाषा समझ सकूं या उनकी बात समझ सकूं, लेकिन उनके साथ रहकर बड़ा अच्छा लगता था। यानी वो जो एक घंटा उनके साथ शाम में कभी उनके घर पे बिताता था, चाय पीते हुए, आम खाते हुए, या जो भी वो मोहब्बत में हमारे सामने पेश करते थे, और वो बड़ा खुले दिल से, भारती जी भी बहुत इंडल्जेंट थी इन द सेंस के अब मैं एक नौजवान लड़का साइकिल लेके पहुंच गया उनके घर महानगर और उनसे कुछ भी बात कर रहा है, बट ही वॉज वेरी टॉलरेंट इंडल्जेंट। तो वो बात मेरे लिए आज में जब मैं पलट के देखता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा इसलिए लगता है कि मेरे जो संस्कार बने हैं, यानी मेरे जो काम के संस्कार बने हैं, एस्थेटिक्स जो बनी है, उन सब में कहीं ना कहीं कुंवर नारायण जी का बहुत गहरा असर है। और वो असर इसलिए है कि कुंवर जी की एक बहुत बड़ी बात थी कि वो कभी आर्ग्यूमेंट में उस तरह से इंडल्ज नहीं करते थे। यानी वो बकौल उन्हीं के लफ्जों में अगर कहें तो थोड़ा वातावरण शांत हो जाए तब अपनी बात कहना ज्यादा पसंद करते थे, बजाय इसके कि किसी इंटेंस डिबेट में वो उसी रफ्तार से शामिल हो। क्योंकि जो कुंवर जी बात करते थे उनमें एक बड़ी मेडिटेटिव क्वालिटी थी, जिसको हम मनन कह सकते हैं। कुंवर जी वैसे बेसिकली देखा जाए तो काफी समय अपने साथ बिताते थे, और उनका जो सॉलिट्यूड था, जो एकाकीपन था, उसको वो बहुत पॉजिटिवली यूज करते थे सोचने में, चीजों को समझने में। क्योंकि उनकी गहरी रुचि थी हमारे उपनिषद में, हमारी प्राचीन ग्रंथों में, हमारी प्राचीन फिलॉसफी में। तो वो उस नजरिए से जब आज की चीजों को देखते थे तो हमें बड़ी चीजें कहीं ना कहीं उनमें एक लगता था कि ये 3,000 साल 4,000 साल का एक सतत एक लगातार चलता हुआ प्रक्रम है, जिसमें ये कुछ चेंजेस हो रहे हैं, कुछ नई बातें आ रही हैं, कुछ और बातें हो रही हैं। ये एक मेरी बड़ी याद है। दूसरा, मैं एक यूनिवर्सिटी डेज में वहां एक मैगजीन निकालता था, साइक्लोस्टाइल प्रिंटेड मैगजीन, जिसमें रजनीश बिस्ट साहब ड्राइंग कर देते थे, कभी
उसमें कुंवर जी की एक लाइन थी, बादलों के लिए, आसमान पर लुढ़कते पीपों का शोर। तो वो लुढ़कते पीपों का शोर नाम का टाइटल मुझे इंटरेस्टिंग लगता था फॉर यंगस्टर्स, कि कैंपस की एक मैगजीन है जिसमें उस वक्त हमारे लिए संजय कपूर, जो आज बहुत बड़े पत्रकार हैं, और दिल्ली में हार्ड न्यूज जैसी मैगजीन के एडिटर है, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स के करेस्पॉन्डेंट के तौर पर कॉलम लिखते हैं, वो लिखते थे उस मैगजीन में। महमूद मेहदी आब्दी, जो एक बड़ा इंटरेस्टिंग आजकल लखनऊ के ऊपर पूरी सीरीज चला रहे हैं वीडियो की, ये लोग उसमें लिखते थे। मदन लाल नागर जी मेरे लिए ड्राइंग कर देते थे, रणवीर सिंह बिश साहब ड्राइंग कर देते थे, कुंवर जी भी बहुत इनकरेज करते थे। कुंवर जी समवेयर लाइक दिस आइडिया के शहर के कुछ लड़के कुछ करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो जो एक जड़ता सी आती लगती थी उस वक्त, वो हम लोग अपने थिएटर में और फिल्म में और टेलीविजन में, और ये वो दौर था जब लखनऊ में लगातार 3 फिल्में बनी, यानी सत्यजीत रे बनाने आए शतरंज के खिलाड़ी, जिसमें कुंवर जी बहुत गहराई से इन्वॉल्व थे, और उसके बाद उन्होंने सत्यजीत रे की फिल्म की शूटिंग खत्म हुई तो श्याम बेनेगल साहब आ गए जुनून बनाने, वो भी लगभग उसी पीरियड पर थी। और उसके बाद मुजफ्फर अली साहब बना रहे थे उमराव जान। तो 3-4 सालों में कुंवर जी के साथ बहुत इंटरेक्शन होता था मेरा। तो कभी ऐसा होता नहीं था कि लखनऊ शहर में कोई बड़ा फनकार आए, बड़ा फिल्म मेकर आए, बड़ा पोएट आए, बड़ा थिंकर आए, और वो कुंवर जी के साथ वक्त ना मांगे या कुंवर जी के साथ राय मशवरा ना करे। तो मुझे याद है कुंवर जी ने एक लंबा इंटरव्यू सत्यजीत रे का लखनऊ दूरदर्शन के लिए किया था, जिसमें उन्होंने बात की थी। आई होप कहीं उसकी रिकॉर्डिंग हो, मुझे पता नहीं, शायद इरेज कर दी होगी, लेकिन वो ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन का दिन था, तो कुंवर जी ने वो किया था। कुंवर जी बाकायदा जुनून की शूटिंग में श्याम बाबू के साथ 1-2 बार, और नागर जी के घर के पास ही पड़ोस में शूटिंग हो रही थी, वहां थे। तो इस तरह से उनका जो इन्वॉल्वमेंट था शहर के एक रिस्पॉन्सिबल आर्टिस्ट पोएट होने के नाते और एक इंटरनेशनल फिगर होने के नाते, उसको बड़े खूबसूरती से निभाते थे। और ये मुझे याद है रंजीत कपूर साहब हमारे रंगकर्मी, उनको उन्होंने ऑफर भी किया था कि आप हमारे गैरेज में थिएटर बना लीजिए और यहाँ पे नाटक कीजिए। और रिचर्ड शेकनर जब मदर करिश करने आए थे इन्वायरमेंटल थिएटर में, तो स्पीड मोटर्स के कुंवर नारायण जी के जो गराज था उसमें उन्होंने उसका परफॉर्मेंस किया था, और कुंवर नारायण जी वॉज वेरी सपोर्टिव ऑफ दैट। और इस तरह के प्रकरण में लखनऊ फिल्म सोसाइटी में वो फिल्में देखते हुए नजर आ जाते थे, या कभी संडे मॉर्निंग शोज में। मुझे याद है एक बार मृणाल सेन की फिल्म चल रही थी आकलिया खानदानी, उसमें मिल गए। फिर फ्रेंच फिल्म का पूरा एक हफ्ता चला था लखनऊ में, उसमें वो देखने आते थे। बल्कि उस वक्त मुझे याद है लखनऊ से वो छुट्टी लेके जाते थे ऑलमोस्ट, दिल्ली में जब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता था वो सारी फिल्में देखते थे, उनके बारे में लिखते थे। साप्ताहिक हिंदुस्तान में उनके पूरे लेख छपते थे। मुरली मनोहर श्याम जोशी जी बाकायदा उनको रिक्वेस्ट करके कहते थे कि आप हमारे लिए लिखें। तो कुंवर जी वो सारी फिल्में देखते थे, उनके बारे में अपनी राय देते थे, और उन फिर हम लोगों से चर्चा होती थी। और नेशनल अवार्ड्स की जो फिल्में उस पर चर्चा होती थी, कुछ फिल्में जो उनको अच्छी लगती थी उस पर बात कर लेते थे कभी। तो कुल मिला के उस वक्त हमारे जैसे एक इधर उधर घूमने वाले लड़के के लिए वो बहुत बड़ी दीक्षा थी, जो मुझे उनके साथ थोड़े घंटे बिता कर मिलती थी। और उसके बाद जब मैं बम्बई आ गया तो वो मेरे काम को फॉलो कर रहे थे, उन्होंने गालिब भी देखा था, उन्होंने भारत एक खोज भी देखा था। बल्कि मैं जब उनसे मिलने गया था लखनऊ एक बार, तो वो दिल्ली लखनऊ के बीच में ट्रैवल किया करते थे अक्सर, तब वो माइग्रेट करने की तैयारी में थे दिल्ली। तो उनसे कुछ बातें होती थी और अपना ओपिनियन देते थे। तो कुल मिला के मेरी याद उनके लिए बहुत इसलिए महत्व की है अब, क्योंकि जब मैं पलट के देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये 4-5 लोग लखनऊ के अगर ना होते तो मेरे अंदर का कलाकार बड़ा अधूरा सा रहता। क्योंकि जो परिपक्वता मेच्योरिटी मुझे इन लोगों के साथ रहकर आई समझ में, जो चीजों को देखने का नजरिया मेरा बदला और मेच्योर हुआ, रिफाइन हुआ, उसमें कुंवर जी का बहुत बड़ा योगदान है मेरी पर्सनल जाती जिंदगी में, मैं कह सकता हूँ। और अब आई थिंक लोग ना उनको ही वो नज्म
जरूर, जो हमें और आप दोनों को बहुत पसंद है। वहां से शुरू करते हैं, कमरे में धूप। जी बिल्कुल। और मित्रों, हम आगे पुनः अ, अ, सलीम जी के पास चलेंगे, और जिस तरह की रोचक यादें वे हमारे साथ साझा कर रहे हैं उसे सुनेंगे। और इन यादों से हमें यह भी पता चलता है कि एक बड़ा और उदात्त और लोकतांत्रिक मूल्यों का रचनाकार किस तरह से अपनी पूर्ववर्ती और परवर्ती पीढ़ियों को साथ लेता हुआ चलता है। कुंवर जी इसके एक नायाब उदाहरण हैं। तो मित्रों, अब हम लोग लुबना सलीम जी के पास चलते हैं और उनसे कुंवर जी की रचनाओं का पाठ सुनते हैं। जी लुबना। इसी लखनऊ का जिक्र छेड़ा है सलीम ने, और लखनऊ मेरा ससुराल है, लेकिन मेरी मुलाकात कुंवर जी से जब हुई थी तो मुझे इतना अच्छा महसूस हुआ था, बिल्कुल जैसे एक, मतलब इतने सालों के बाद मैं शादी के उनसे मिली थी, लेकिन बिल्कुल से लगा था कि जैसे कोई नई बहू मिल रही है उनसे। तो इतना खूबसूरत एक मौका था। और अभी इस वक्त सलीम जब लखनऊ की बातें कर रहे हैं तो उन्हीं की लिखी हुई एक बहुत ही सुंदर कविता है लखनऊ। सलीम अगर आप कहें तो मैं उसको पढ़ना चाहूंगी। बिल्कुल। बहुत ही खूबसूरत इमेजरी उन्होंने लिखी है। अपूर्व जी ने मैसेज किया है, सलीम भाई से ये लखनऊ की यादें सुनना बहुत ही अच्छा लग रहा है। जी। तो लखनऊ कविता का उन्वान है। अ, इसी किसी नौजवान के जवान तरीकों पर त्योरियां चढ़ाए, एक टूटी आराम कुर्सी पर अधलेटे अधमरे बूढ़ा सा खांसता हुआ लखनऊ। अधमरे बूढ़े सा खांसता हुआ लखनऊ। कॉफी हाउस हजरतगंज अमीनाबाद और चौक तक चार तहजीबों में बटा हुआ लखनऊ। बिना बात 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 पर बहस करते हुए, एक दूसरे से ऊबे हुए मगर एक दूसरे को सहते हुए, एक दूसरे से बचते हुए पर एक दूसरे से टकराते हुए, गम पीते हुए और गम खाते हुए, जिंदगी के लिए तरसते कुछ मरे हुए नौजवानों वाला लखनऊ। नई शाम अवध। 10 सेकंड में समझाने समझने वाली किसी बात को करीब 2 घंटे की बहस के बाद समझाया अपनी सरपट दौड़ती अकल को किसी बेअकल की समझ के छकड़े में जोत कर हजरतगंज की सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर थकाया, ख्वाहिशों की जगह बहसों से काम चलाया और शाम अवध को शामते अवध की तरह बिताया। बाजार। जहां जरूरतों का दम घुटता है, बाजार। जहां भीड़ का एक युग चलता है। सड़कें जिन पर जगह नहीं, भागा भाग जिसकी वजह नहीं, महज एक बेरौनक आना जाना, ये है शहर का बिसात खाना। किसी मुर्दा शान शौकत की कब्र सा, किसी बेवा के सब्र सा, जर्जर गुंबतों के ऊपर अवध की उदास शामों का शामियाना थामे किसी तवाइफ की गजल सा। हर आने वाले हर आने वाला दिन किसी बीते हुए कल सा। कमान कमर नवाब के झुके हुए, शरीफ आदाब सा लखनऊ। खंडरों में सिसकते किसी बेगम के शबाब सा लखनऊ। बारीक मलमल पर कढ़ी हुई बारीकियों की तरह इस शहर की कमजोर नफासत नवाबी जमाने की जनानी अदाओं में किसी मंचले को रिझाने के लिए कव्वालियां गाती हुई नजाकत। किसी मरीज की तरह नई जिंदगी के लिए तरसता सरशार और मजाज का लखनऊ। किसी शौकीन और हाय किसी बेनियाज का लखनऊ। यही है किबला हमारा और आपका लखनऊ। वाह, बहुत खूब। इसमें मैं, जाहिर है, जब मैंने पढ़ा, और ये मैं इस नज्म का चश्मदीद गवाह इसलिए हूं
क्योंकि ये मेरे दौर के लखनऊ का पूरा डिस्क्रिप्शन है। तब चौक और महानगर के बीच में पूरा शहर सिमट जाता था। और ये बहुत इंटरेस्टिंग अब लगता है सोच के कि चौक में उस वक्त रहा करते थे अमृतलाल नागर जी, इतने बड़े साहित्यकार लखनऊ के, पुराने लखनऊ के इतने बड़े शहदाई और बड़े कमेंटेटर राइटर, आप उनको बहुत से नाम दे सकते हैं। तो उनका एक चौक में रहना और अप मार्केट नई कॉलोनी महानगर में कुंवर नारायण जी का रहना, वो ऑलमोस्ट जो उन्होंने लाइन लिखी है, दो तहजीबों में बटा हुआ लखनऊ, वो ऑलमोस्ट दो तहजीबों का बड़ा खूबसूरत संगम थे। और इसकी मुझे एक लाइन तो नज्म की, आप वाह वाह से ज्यादा आप, मुझे लगता है इतना प्रोफाउंड स्टेटमेंट, इतनी खूबसूरत सिमली है एक बेवा के सब्र सा, जो मुझे लगता है उन्होंने जो, और उनके मुझसे कहते भी थे कि मजाज के वो बहुत बड़े शायराई थे, मजाज का उन पे बहुत इन्फ्लुएंस असर था इन अ वे, बिकॉज मजाज उस वक्त सारे, ही वॉज अ यूथ आइकॉन। तो उर्दू शायरों में कुंवर जी मजाज की बहुत बड़ी शायराई थी। और मजाज की लाइनें याद आ जाती हैं जब वो रेफरेंस देते हैं, सरशार के बहुत बड़े थे, उनका फसाना ए आजाद की मुझसे बात की थी, मुझे याद है। और उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि इतना रिलैक्स्ड प्रोस। अब ये देखिए टर्म कुंवर जी जो इस्तेमाल करते थे, मेरे लिए वो सुक्तियां हैं। जैसे उन्होंने गालिब के खत के लिए मुझसे कहा कि अच्छा तुमने गालिब का खत किया, मैंने उनको एक ऑडियो डीवीडी प्रेजेंट किया जिसमें गालिब के खुतूब के एडिटेड वर्जन गुलजार साहब ने पढ़े थे और जगजीत भाई ने उनकी गजलें गाई थी। वो मैंने प्रोड्यूस किया था, डायरेक्ट किया था एचएमवी के लिए। तो वो मैंने जब डीवीडी उन्हें दिया तो उन्होंने फिर फोन करके मुझसे गालिब के लेटर्स पर बहुत बात की, और उन्होंने कहा भाई इतनी रिलैक्स्ड प्रोज उर्दू में बहुत कम देखी गई है जितनी गालिब की खतों में। अब ये रिलैक्स्ड प्रोज टर्म मेरे लिए इतना अच्छा डिस्क्रिप्शन था क्योंकि उसमें कहीं कोई तरकीब नजर नहीं आती। आदमी ने जैसा सोचा वैसा लिख दिया, जैसा बोला वैसा लिख दिया। क्योंकि होता ये है कि आप देखिए अक्सर साहित्यकार जो हैं हमारे, उनकी बोलचाल की भाषा अलग होती है, लेखन की भाषा अलग होती है। यानी लिखते हैं तो विशुद्ध हिंदी के कवि हो जाते हैं, लेकिन बातचीत करते हैं तो लखनऊ उर्दू में करते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। या वाइस वर्सा, आप लिखने आएंगे वैसे अवधि में बात करेंगे, उर्दू लिखने आएंगे तो ढूंढ ढूंढ के मुश्किल उर्दू लफ्ज लिखेंगे। लेकिन कुंवर जी क्या, ये बड़ी अच्छी बात है कि जो वो सोचा उन्होंने, हिंदी में आया तो हिंदी में, उर्दू में आया तो उर्दू। किबला आपका लखनऊ इतनी सहजता से आता है इस नज्म में। और ये बहुत बड़ी नज्म है इसलिए कि एक पूरे शहर की अक्कासी करना, जिसमें होमेज भी है, जिसमें शहर की अच्छी चीजों के बारे में जिक्र भी है बड़ी खूबसूरती से, नफासत का जिक्र है, और उस बेचारगी का एहसास है जो जिससे वो शहर उन दिनों गुजर रहा था। और जाहिर है कुंवर जी जो 50s के लखनऊ यूनिवर्सिटी के एमए के स्टूडेंट रहे थे और उनके बहुत बड़े बड़े कंटेम्प्रेरीज थे। कुंवर जी जाहिर है उनमें उनसे बड़े या उनके बराबर के थे, जैसे रघुवीर साहे साहब उनके साथ पढ़ते थे, दोनों एमए इंग्लिश साथ कर रहे थे। कृष्ण नारायण कक्कड़ साहब थे। फिर उसके अलावा वहां पर दूसरे बहुत से यंग पोएट्स थे उस वक्त। तो 50s में वो मुझे बता रहे थे कि उन लोगों ने एक लखनऊ में 1950s में एक बड़ा इंटरेस्टिंग मूवमेंट चला था, जिसमें आगे कक्कड़ साहब और कुंवर नारायण जी थे, और ये रघुवीर साहे साहब भी शामिल होते थे। वो लोग आगे थे। इनफैक्ट रघुवीर साहे जी ने शायद उसका मैनिफेस्टो लिखा था, मैं ढूंढ रहा था मुझे मिला नहीं। वो था एक लखनऊ लेखक संघ। इन लोगों ने प्रगतिशील लेखक संघ की तर्ज पर एक लखनऊ लेखक संघ बनाया था, जो पॉलिटिकली नॉन अलाइंड कह सकते हैं आप, एक संगठन जैसा था लेखकों का। और उसमें भगवती बाबू भी थे, होते थे, और नागर जी उसके अध्यक्ष या रोए रमा होते थे। और उसके साथ वहां पर यशपाल जी भी उस वक्त मौजूद थे, और दूसरे बड़े साहित्यकार आते जाते थे। विजय देवनारायण शाही साहब को मुझे याद एक बार मिला था मैं। और ये सारे लोग लखनऊ, मनोहर श्याम जोशी उन दिनों लखनऊ में बतौर स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में एमए करके भी रह रहे थे, पत्रिकाओं में लिखने का वो, यानी साइंस साइंस में करने आए थे वो अपनी एमएससी, और वहां से वो कैसे लेखक बने उसका बड़ा खूबसूरत डिस्क्रिप्शन मनोहर श्याम जी की किताब में है।
और उसमें उस दौर का भी बड़ा अच्छा जिक्र है जहाँ पे ये सारी एक्टिविटीज 50s की चल रही थी। और यही दौर था जब कुंवर जी पहली बार नेशनल लेवल पर सप्तक के थ्रू रजिस्टर हुए थे एज एन इम्पोर्टेंट पोएट। और फिर उसके बाद परिवेश हम तुम एंड देन आत्मजयी, तो वो कुल मिलाकर बड़ा एक फर्टाइल पीरियड था कुंवर जी के लिए भी और उस शहर के लिए भी। और अब मैं पलट के देखता हूँ तो 70s में जो लखनऊ का कल्चरल वाइब्रेंसी थी वो पूरे नॉर्थ इंडिया में अपनी तरह से अलग थी। और उस वक्त इंटरेस्टिंगली भोपाल वाज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ कल्चर, दिल्ली में भी थी। तो ये तीन शहर थे जिनके बीच में थिएटर, म्यूजिक, पेंटिंग, इनके लोग घूम रहे थे और नई नई रचनाएं बन रही थी। और कुंवर जी बहुत कविताएं कभी नहीं सुनाते थे, मतलब आप उनसे कहें भी तो वो टाल जाते थे। उनमें एक बड़ा अजीब उस वक्त मुझे लगता है कि वो जानबूझ के रिजर्व रखते थे कि ये जब वो समझेंगे तब पढ़ी जाए। तो वो लिखते बहुत थे लेकिन उसमें से बहुत सा वो छपने काबिल समझते नहीं थे। और वो गालिब से ही सीखा था उन्होंने खुद को एडिट करना। तो वो बल्कि आप देखिए कि उनकी कविता का संग्रह मिड 60s के बाद लेट 70s में आता है। तो एक 14-15 साल का एक अंतराल था पूरा जिसमें उन्होंने कविताएं छापी नहीं है अपनी। और नई कहानी और अपनी कहानियां भी, तो वो इसी उसमें रहे कि इस झंझट में कौन पड़े, इस विवाद में क्यों पड़ा जाए, अपनी जब बात जब कहनी होगी। तो नई कहानी के पूरे मूवमेंट खत्म होने के बाद उनकी आकारों के आसपास किताब आई थी। और उसमें वो कहानी आकारों के आसपास स्ट्रक्चर वाइज एज अ स्टोरी वो बहुत यूनिक है हिंदी उसमें कहानियों में। और वो इसलिए भी यूनिक है कि उसमें पात्र संभवतः एक कमरा है जिसमें शेप्स बन रहे हैं। उनकी ऐसी कविताएं भी हैं जिसमें एक है जहाँ एक तेज हवा का झोंका कमरे में आता है, उससे कमरे में क्या होता है। वो बड़ी खूबसूरत उनकी बड़ी ग्राफिक सिनेमैटिक पोएम कह सकते हैं आप। कमरे में धूप लुबना से मैं पहले कह रहा था अभी कहूंगा। वो देखिए अब उसके अंदर जो इमेजरी है उनकी, वो किसी सिनेमेटोग्राफर किसी फिल्म मेकर की इमेजरी से कम नहीं है। और उसको शब्दों में कविता में व्यक्त करना, और एक कमरे में धूप आती है और कैसे पूरा दिन गुजार के जाती है उसको एक बहुत छोटी सी कविता में कंडेंस करना, वो बहुत कमाल का। और उनकी परिवेश हम तुम में छपी हुई कविता है वो, उस वक्त उस तरह से देखना। तो उसमें आप देखते हैं कि वो जो कविता के बारे में जिस तरह की भी धारणा रही हो उसको कहीं ना कहीं वो तोड़ती है, उसको एक नई डायमेंशन देती है, उसको एक नया उसका विजन ब्रॉड कर देती है, उसका स्कोप बड़ा कर देती है। लुबना प्लीज, कमरे में धूप, आई थिंक। जी, ये आई थिंक हमारी इतनी फेवरेट कविता है। हम अक्सर जब भी याद करते हैं तो हम ये जरूर पढ़ते हैं, है ना सलीम? कमरे में धूप, ठीक, बहुत पसंदीदा पोएम है हमारी। अ, कमरे में धूप, हवा और दरवाजों में बहस होती रही। हवा और दरवाजों में बहस होती रही, दीवारें सुनती रही। धूप चुपचाप एक कुर्सी पर बैठी, किरणों के ऊन का स्वेटर बुनती रही। सहसा किसी बात पर बिगड़कर हवा ने दरवाजे को तड़ से एक थप्पड़ जड़ दिया। खिड़कियां गरज उठी, अखबार उठकर खड़ा हो गया, किताबें मुंह बाएं देखती रहीं। पानी से भरी सुराही फर्श पर टूट पड़ी, मेज के हाथ से कलम छूट पड़ी। धूप उठी और बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चली गई। शाम को लौटी तो देखा एक कोहराम के बाद घर में खामोशी थी। अंगड़ाई लेकर पलंग पर पड़ गई, पड़े पड़े कुछ सोचती रही। सोचते सोचते न जाने कब सो गई। आंख खुली तो देखा सुबह हो गई। आंख खुली तो देखा सुबह हो गई। कमरे में धूप। मतलब मेरे जैसे लेमैन के लिए
ये बहुत ही फैसिनेटिंग पोएम थी, बिकॉज मैंने इस तरह की पोएम उस वक्त पढ़ी नहीं थी। ये मेरी कमी कह सकते हैं आप, मेरा एक्सपोजर। लेकिन मुझे ये जरूर फैसिनेट करता था कि एक कवि ने उसको इस तरह से इमेजेस के सहारे एक पूरा एटमोसफियर क्रिएट किया नज्म में, और उसके साथ आपको एक नया एक्सपीरियंस भी दे रहे हैं। और खासतौर से उस लाइन का तो मुकाबला ही नहीं है, किरणों का स्वेटर बुनती रही, यानी वो जो फ्लिकरिंग ऑफ लाइट होती है उसको इतना खूबसूरत इमेजिन करना कि कुर्सी पर एक धूप का पैच है जिसमें इस तरह से कुछ लाइट एंड शेड बन रहे हैं क्विकली, तो ऐसे बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे उंगलियों से स्वेटर बुन रहा है कोई। ये जो इमेज है, ये सडनली आपको घर देखी हुई एक इमेज है जिसको आप एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल करते हैं, सडनली इट बिकम्स अलाइव। तो मुझे ये गुण उनका बहुत पसंद है कविताओं में। उनकी एक और बहुत अच्छी कविता है, वो जो पानी पर पत्ते, पत्तों पर पानी गिरने का अर्थ पानी पर पत्ते के गिरने से भिन्न है। हाँ। और उसके बीच में एक पूरा रामचिन्ह, और आखिरी उनकी लाइन जो मुझे बहुत पसंद है वो ये, पूरी कविता शब्दों से नहीं लिखी जाती, पूरे अस्तित्व को विराम की तरह खींचकर कहीं भी अधूरी छोड़ दी जाती है। ये जो वाह वाह। ये मुझे अगेन मुझे बहुत फैसिनेट करता रहा, बिकॉज इस तरह का एक्सप्रेशन मैंने पढ़ा नहीं था, सुना नहीं था, ना उर्दू शायरी में उस वक्त, ना हिंदी में। और मुझे ये बड़ा लगता था कि ये मेटाफिजिकल बीच की कोई इंटेंजिबल चीज को पकड़ने की जो कोशिश है वो इतनी खूबसूरत लगती थी मुझे। और वही कुंवर जी को एक मॉडर्न माइंड बनाता था, बिकॉज चीजें देखने का नजरिया ही तो है एक कलाकार के पास। तो जब वो मुझसे पेंटिंग की बात करते थे, राम कुमार जी की कभी बात की उन्होंने, हुसैन साहब की बात की, या बद्रीनाथ आर्य की बात की लखनऊ के, या और बिश साहब की, तो मेरी पेंटिंग देखकर भी उनको इंटरेस्टिंग लगता था कि ये 17-18 साल का लड़का पेंट कर रहा है कुछ अपनी तरह से। तो बल्कि बाकायदा उन्होंने वक्त निकाला और मुझसे बात की और मुझसे चर्चा की उन पेंटिंग्स पर, और उस पर उनका बड़ा इंकरेजिंग रिमार्क था। और मुझे आप विश्वास कीजिए, इतने दिनों बाद जब मैं उनसे वहां मिला दिल्ली में, तो उन्होंने मुझसे कहा तुम मेरे लिए कवर डिजाइन कर दो, वो मुझे तस्वीर नहीं मिल रही है। तो मैंने उनको स्केचेस बना के भेजे थे, लेकिन फिर वो एक तस्वीर आ गई। तो अब उनको कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने फोन करके मुझे कहा कि बेटा आई एम सो सॉरी, मैं वो यूज नहीं कर पाया क्योंकि मुझे तस्वीर मिल गई थी और मैं पूरी तस्वीर इस्तेमाल करना चाह रहा था, इमेज ड्राइंग में वो बात नहीं बनती। तो अब ये जो उनका, आप प्रेम कह लें, आप उनका कंसर्न कह लें, आप उनका बड़प्पन कह लें, जो भी आप उसको शब्द देना चाहें, मेरे लिए बहुत इनवैल्यूएबल चीज थी। और लखनऊ पे ही आते हुए एक मुझे याद आ रहा है कि 1980 आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अज्ञे जी की एक वत्सल निधि होती थी। अज्ञे जी को कोई बड़ा पुरस्कार मिला था, आई थिंक ज्ञानपीठ या कोई और बड़ा पुरस्कार मिला था, जिसके पैसे जो मिले थे तो उससे उन्होंने एक ट्रस्ट जैसा बनाया था, और उसमें वो लेखक शिविर करते थे। यानी वो लेखकों को जमा करके 3 या 4 दिन का जमावड़ा होता था, और उसमें सुबह से शाम तक सेशंस होते थे, खाना होता था, बातचीत होती थी। तो 2-2 घंटे के सेशंस होते थे, और मैंने कुछ उसके सेशंस अटेंड किए। तो वो मेरे लिए बहुत अद्भुत था। उसमें कुंवर जी लिटरेसी हाउस में लखनऊ में हुआ था, भगवती शरण सिंह उन दिनों डायरेक्टर होते थे लखनऊ लिटरेसी हाउस के। तो मैं उनकी मैगजीन के लिए कुछ कहानियों के लिए ड्राइंग्स बना रहा था। उन दिनों चलन ये था कि कहानी के साथ टाइटल हाथ से लिखा होगा और एक स्केच कहानी से जुड़ता हुआ। तो वो लिबर्टी मुझे भगवती शरण सिंह जी ने दी थी कि उनकी जो लिटरेसी हाउस की मैगजीन थी, उन्होंने मुझे बुलाया कि तुम इसके लिए ड्राइंग कर दो और तुम ये टाइटल्स लिख दो, और उसके छोटे मोटे जो पैसे मिलते थे वो भी मुझे मिलते थे। तो जब ये लिटरेसी हाउस में ये फंक्शन चल रहा था 3-4 दिन का, तो मुझे पता चला कि इतने बड़े बड़े लेखक लखनऊ में हैं। यानी अज्ञे साहब हैं, उनके साथ विद्या निवास मिश्र जी थे, विचारक बहुत बड़े हिंदी के, फिर रमेश चंद्र शाह साहब थे, रघुवीर साहे जी एक सेशन के लिए स्पेशल आए थे, निर्मल वर्मा जी वहां रह रहे थे उनके साथ, कुंवर जी होते ही थे, विजय देव नारायण शाही होते थे,
और गिरधर राठी जी, और दिल्ली से दो चार, अर्चना वर्मा जी, ये सारे लोग उन दिनों वहां थे लखनऊ में 3 दिन, और मैं 3 शाम वहां गया हूँ उनके सेशन सुनने। और ईमानदारी की बात यह है कि वो बातें मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती थी, क्योंकि अब जैसे रघुवीर साहब बात कर रहे हैं, मानव की गरिमा का ह्रास हुआ है दोनों वर्ल्ड वॉर के बीच, और कैसे 20वीं सदी में मानव छोटा होता गया। अब ये बात मैं अब सोचता हूँ तो लगती, लेकिन उस वक्त मुझे उसको कंटेक्सचुअलाइज करने में मुश्किल आ रही थी, क्योंकि वो कैबुलरी मेरी नहीं थी, वो रेफरेंसेस मेरे नहीं थे जो उन लोगों के थे। और वात्स्यायन जी खामोश बैठे रहते थे, उनके मैंने कुछ स्केचेस भी बनाए थे जिसमें साइन भी लिए थे। कुंवर जी का भी स्केच उन्हीं दिनों बनाया था, और मुझे याद है कुंवर जी ने देख के कहा, और उनका अच्छा मेरा होठ भी थोड़ा बाहर आ जाता है क्या? तो मैंने कहा जी, प्रोफाइल में ऐसा लग रहा था। तो वो उनसे वहां भेंट हो जाती थी। अब उसमें निर्मल वर्मा जी और कुंवर जी और ये सब बैठ के प्रेमचंद पे बात कर रहे थे, और मुझे आज भी याद है कि वो कफन कहानी की चर्चा हुई थी, एंड निर्मल जी सेड समथिंग, कुंवर जी सेड समथिंग। तो कहानी को देखने का मेरा पूरा नजरिया बदल गया था। हम उसको स्टेज कर चुके थे, स्टेज करते हुए हमें वो बात नहीं समझ में आई, जब उन्होंने 2 लाइन में कह दिया, दैट इज प्रेमचंद्स एंगर टुवर्ड्स सोसाइटी, एंड ही सेज लेट सोसाइटी टेक केयर ऑफ द बॉडी, द सोसाइटी व्हिच हैज मेड अस लाइक दिस। अब ये जो बात है, उसका एक लार्ज सोशल कॉन्टेक्स्ट है, उसका एक पूरा इतिहास है, उस सबको एक 2 सेंटेंसेस में समझा देना, वो मुझे बहुत याद आता है। और उसी दौरान कुंवर जी फिल्म फेस्टिवल से आते थे, मुझे याद है उन्होंने मुझसे रिक्वीम फिल्म का जिक्र किया था। एक फिल्म का जिक्र किया था आंद्रे वायदा की, जिसमें उन्होंने कहा था देखो बैकग्राउंड म्यूजिक कितना क्रिएटिव है, उसमें उस आदमी ने जहाँ कहानी सेट की है, उसके पास एक ऑर्केस्ट्रा है, सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा, जो रिहर्सल करता रहता है। तो सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा में जो बज रहा है वो एक तरह से उस फिल्म के में बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह इस्तेमाल होता है। उसमें ध्वनिया उसने बहुत इंटरेस्टिंग यूज की। तो अब ये जो देखने की बात थी, ये फिल्मों को देखने का नजरिया, अप्रिशिएट करने का नजरिया, ये कुंवर जी से बहुत मिलता था। फिर वो क्लासिकल म्यूजिक के तो इतने बड़े उन्होंने, मुझे याद है कुछ रिकॉर्डिंग्स आमिर खान साहब की उन्होंने दी हैं, जो पर्सनल उनकी रिकॉर्डिंग्स थी, तो बाद में पब्लिश हुई। इसी तरह उनके पास और जो बड़े गायक आते थे घर में परफॉर्म करने, उनकी और उन सबसे लगभग उनकी दोस्ती जैसी थी। यानी पंडित जसराज जी का एक बड़ा खूबसूरत फोटो है क्रिकेट खेलते हुए कुंवर जी के पीछे की तरफ, जिसमें अपू भी है, और आई थिंक जैकिशन साहब ने ली थी वो फोटो। तो उस तरह की भी चीजें हैं। और जैकिशन जी जैसे कलाकार को, इतने सेंसिटिव ग्राफिक आर्टिस्ट हमारे लखनऊ के, फोटोग्राफर बहुत बाकमाल, जयकिशन जी के साथ उनकी शामें कुछ बीत जाती थी, तो उनको कम से कम एक क्रिएटिव इंटरेक्शन के लिए घर में ही व्यक्ति मिल जाता था। तो कुंवर जी का थोड़ा वक्त वैसे हुआ, वरना दिल्ली से नेमी चंद जैन जी आए तो वहां रह रहे हैं, गिरधर राठी जी आए तो रह रहे हैं, ऐसे बहुत से लोग कुंवर जी के यहाँ। वॉज एन ओपन हाउस, एंड ऑफ कोर्स भारती जी वाज मोर देन अ ग्रेशियस होस्ट। So they were made to feel very comfortable, and they preferred to stay with Kunwar ji rather than stay in a hotel. अब ये कुंवर जी की हॉस्पिटैलिटी की बात है आपकी। और अच्छी बात जो थी मुझे था कि लोग उनसे चर्चा करना चाहते थे। कुंवर जी का ओपिनियन लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता था, और यही वजह है कि एक मुक्ति बोध पर पूरा एक सेंटर्ड, केंद्रित मुक्ति बोध पर एक, आई थिंक 80 में या 89 में मध्य प्रदेश में, पूरा भोपाल में अशोक वाजपेयी जी ने किया था 6 दिन का प्रकरण, जिसमें फिल्म बनवाई थी उन्होंने मणिकौल साहब से, 27 आदमी उस पर, और कुंवर जी से ऑन द क्राफ्ट ऑफ मुक्ति बोध एंड हिज पोएट्री, एक पूरा पर्चा प्रेजेंट किया था कुंवर जी ने, जो बाद में कहीं छपा भी है। तो एक फेलो पोएट से एक दूसरे फेलो पोएट को एनालाइज कराना, वो उसमें था। अकबर पद्मसी साहब ने उनकी पेंटिंग्स बनाई थी, वो उस पूरा प्रकरण, और कुंवर जी उसमें बड़े गहराई से जुड़े थे। कुंवर जी को वो बुला लेते थे क्लासिकल म्यूजिक जब सम्मान देना होता था, शिखर सम्मान या कालिदास सम्मान जैसा कोई बड़ा सम्मान, तो कुंवर जी वॉज वन ऑफ द जजेस। तो मुझे याद है एक बार वो आए थे भोपाल से, तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछा था कि इस बार किसको दिया है वो, तो उनका मल्लिकार्जुन मंसूर, उनके जैसा तो दूसरा कोई है ही नहीं अभी।
तो मल्लिकार्जुन मंसूर साहब साहब मेरे अब परिचय इन अ वे मल्लिकार्जुन मंसूर से कुंवर नारायण जी के थ्रू हुआ। तो ये इस तरह की बहुत सी बातें हैं जो मुझे याद आती हैं जब मैं सोचता हूँ। और दिल्ली में भी जब थे वो, फोन पे कभी बात हो जाती थी। बाद में दिल्ली होता था तो मिलने भी जाता था। उनका स्वास्थ्य जाहिर है कि बहुत अच्छा नहीं था। एंड उनके थे, लेकिन वो जिस तरह हाथ पकड़ के बैठते थे, वो मुझे टच, उनका वो जो एक कहना चाहिए टैक्टाइल कम्युनिकेशन था, साइलेंस था, वो बहुत याद है। और अभी मेरा कुछ दिनों पहले मेरी उनसे बात हुई थी, ये गालिब को लेकर, कुछ और चीजों को लेकर, किताब को लेकर। तो मुझे उन्होंने पहले भी 78 80 में भी अपनी किताबें 2-3 प्रेजेंट की थी, साइन की हुई। और अभी भी मेरे लिए बहुत प्राइज्ड पोजीशन है कि कुंवर जी के ऑटोग्राफ्ट मेरे पास उनकी किताबें हैं। एंड उनका वो प्यार, उनकी वो मोहब्बत तो जाहिर है इरिप्रेसिबल है मेरे लिए। उसका तो कोई बदल है नहीं। लेकिन ये जरूर लगता है कि कुंवर जी जैसी शख्सियतों का जो कंट्रीब्यूशन है, उसको जैसे आप डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, जानना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ रहकर हमको एहसास नहीं होता कि एक कवि विचारक भी अपनी तरह से कैसे ट्रांसमिशन कर रहा है। गुरु शिष्य परंपरा तो नहीं कह सकते हम इसे, संगीत जैसे संगीत के गुरु ट्रांसमिट करते हैं, लेकिन ये जो मेंटोरिंग है, ये जो हमारी इनडायरेक्ट स्कूलिंग है मेरे जैसे लोगों की, एंड आई एम श्योर आई वाज नॉट द ओनली वन, और भी बहुत से लोग हैं जिनके जो कुंवर जी के घर में रह के पढ़े हैं, उनके दोस्तों के बच्चे हैं। कार्तिक अवस्थी वॉज वन, हमारे सुरेश अवस्थी जी के बेटे, हमारा दोस्त, वो वहां रहा करता था। और बहुत से लोग, तो कुंवर जी वॉज वेरी जेनरस अबाउट दैट। मतलब वो बच्चे घर जैसे ही थे और सब वहां रहते थे। और कुंवर जी, जाहिर है उस वक्त रविंद्रालय और महानगर में बहुत डिस्टेंस होता था, लेकिन वो आ जाते थे नाटक देखने। मुझे मेरा जो परिचय उनसे याद है, मुझे अमरकांत हिंदी के एक बड़े लेखक हैं, उनकी कहानियां हम लोग मंच पर कर रहे थे, हथियारे और मूस। तो उसको देखने कुंवर जी आए थे और उसमें मैं हथियारे में मुख्य भूमिका कर रहा था। तो उन्होंने देखा, मिले और अपनी तरह से कमेंट किया उन्होंने। और वो बहुत कम बोलते थे वैसे भी, कुंवर जी से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करना शब्दों में, तारीफ में गलत था। लेकिन ये आपको पता चल जाता था कि उन्होंने आपको टिक कर लिया, यानी आप उनके रडार पर हैं या नहीं। ये उनका अपना एक खास तरीका था जिस तरह से वो आपको एहसास करा देते थे कि वो आपको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, आपको पहचान रहे हैं, आपके काम को धीरे धीरे फॉलो कर रहे हैं। तो वो एक बड़ी बात है। और फिर वो एग्जीबिशन कर रहा था मैं, तो भी आ गए फिर। और इस तरह के बहुत से प्रकरण थे जिनसे मुझे अभी याद आ रहे हैं, जिसमें कुंवर जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लुबना, और कौन सी नज्म? एक वो बहुत अच्छी है, दिशाओं वाली। मैंने एक बहुत दिशाओं वाली को मैं निकालती हूँ। मैंने एक इंटरेस्टिंग एक कविता चुनी थी, घबराहट। घबराहट उनकी एक बहुत ही परिवेश हम तुम से ही है वो। अ, घबराहट। आसमान चट्टान सा बोझिल, आसमान चट्टान सा बोझिल, जगह जगह रोशनी के बिल और एक धड़कता हुआ छोटा सा दिल। ये आसमान चट्टान से बोझिल जी, कहिए, नहीं नहीं, बिल्कुल, ये बताइए। जो चांद का और सितारों का क्या खूबसूरत इस्तेमाल किया उन्होंने। जगह जगह रोशनी के बिल, के सितारों को कह के, और धड़कता छोटा सा दिल। क्या क्या बात सुंदर है। हाँ। बिगनिंग है, ओपनिंग है। आसमान चट्टान सा बोझिल, जगह जगह रोशनी के बिल और एक धड़कता हुआ छोटा सा दिल। फर्श पर खून के ताजे निशान, खिड़की पर मुंह रखकर झांक रहा बियाबान। आंखों पर पड़ी हुई अंधेरे की सिल्लियां, बाहर बरामदे में लड़ती हुई बिल्लियां।
पूर्व से हवा का एक तेज झोंका सहमा हुआ आसपास चौंका। हवा घर से होकर कुछ इस तरह निकली, गोया के पूरे मकान ने एक गहरी सांस ली। सांपों की तरह काले बादल छाने लगे, तारों को बिन कर खाने लगे। बिजली के एक चमक, फिर एक धमक, इतनी भयानक जैसे मीलों तक बादल नहीं शीशे का समुद्र लटका हो, जो किसी पहाड़ से टकरा कर अभी अभी छिटका हो। बेतहाशा चारों ओर पानी गिरने का शोर, बेतहाशा चारों ओर पानी गिरने का शोर। एकाएक मुझे कुछ ऐसा एहसास हुआ जैसे किसी ने आहिस्ता से सांकल को छुआ और एक अपरिचित आवाज ने पुकारा। मैं चुप रहा, मैं चुप रहा, दोबारा तिबारा। एक अज्ञात भय ये कहता रहा कि दरवाजा न खोलूं, इसी में खैरियत है कि चुप पड़ा रहूं, न बोलूं। क्या पता आदमी ऊपर से ठीक ठाक हो लेकिन अंदर से भेड़िए सा खतरनाक हो। मैं दम साधे पड़ा रहा, आगंतुक पानी में खड़ा रहा। मैं चाहता था कि वो हार कर चला जाए, दरवाजे से किसी तरह आई हुई बला जाए। अब बिल्कुल शांति थी, अब बिल्कुल शांति थी, लेकिन मन में एक अजीब क्रांति थी। आदमी के वेश में जानवर, इससे ज्यादा घातक ये डर। सारी परिस्थिति की एक और भी सूरत थी, सारी परिस्थिति की एक और भी सूरत थी। शायद उस आदमी को मदद की जरूरत थी। घबराहट। और एक धड़कता हुआ छोटा सा दिल। वो जो पूरी एक साइलेंट नाइट की इतनी खूबसूरत और उसमें सडनली शीशे टूटने की तरह जो बिजली का डिस्क्रिप्शन है, वो जाहिर है। मैं इसीलिए मुझे कुंवर जी का सिनेमा से प्रेम होना अनायास नहीं लगता। मुझे लगता है वो इतने लाइट एंड साउंड में इतने गहरे घुसे हुए थे अपनी कविताओं में भी, कि उस अक्सर उसका बड़ा खूबसूरत इस्तेमाल करते हैं। जी, और कोई नज्म? सिंह नज्म है अभी आपने जो कही है वो मैं उसको निकालती हूँ। एक एक मेरे लिए पर्सनली बहुत ही इंटरेस्टिंग एक नज्म रही है। अम, अगर इंसान ही हूं, अगर इंसान ही हूं तो फिर आप ही बताइए, अगर मेंढक नहीं तो कैसे रह रहा हूं कुएं में। अगर चूहा नहीं हूं तो एक बिल किसका है। अगर कुत्ते से बेहतर हूं तो ये दुम किसकी हिल रही है। अगर चमगादड़ नहीं हूं तो उल्टा कौन लड़का है सदियों से अंधेरे खंडरों में। अब अगर दीमक नहीं हूं तो कौन चाट गया ईमान की फाइलें। अगर मच्छर नहीं हूं तो कौन पी रहा है देश का खून। सच बताइए, अगर इंसान ही हूं तो इतनी अपमानित क्यों हूं, तो इतनी अपमानित क्यों है इतनी बड़ी सच्चाई। ये एक छोटी सी कविता थी। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हुई सलीम, सीवीएफ के लिए हमने एक प्रोग्राम किया, मतलब मैं एक करती हूँ सीरीज उनके लिए, द आम आदमी फैमिली। तो उसमें उन्होंने ये सारे यंगस्टर्स हैं, बहुत सारे यंगस्टर्स हैं उन्होंने, और टीवीएफ एक द वायरल फीवर जिसका नाम है, बहुत ही खूबसूरत ओटीटी प्लेटफॉर्म है, और बहुत सारे यंगस्टर्स पे काम करते हैं। आई वॉज वेरी सरप्राइज, इस बार मैं शूट कर रही थी उन लोगों के लिए, एंड उन्होंने मुझे कहा कि आप कविता पढ़ेंगी, और उन्होंने कविता चुनी थी कुंवर नारायण साहब। हमने कहा तुमको ये मतलब तुमने ये सब कहाँ से डिस्कवर किया, यू नो, बिकॉज यंगस्टर्स हैं, हमें अमूमन ये नहीं लगता है कि यंगस्टर्स जो है यू नो दे विल बी फुल ऑफ ऑल दिस यू नो काइंड ऑफ यू नो दिस काइंड ऑफ एंथुजियाज्म एंड, बट मुझे जब उन्होंने कविताएं सुनाई, और खासतौर पर एक कविता जो उन्होंने अक्सर इस्तेमाल की है, बाकायदा आई थिंक they rediscovered him is what they said, and और बार बार यू नो उनकी ऑलमोस्ट हर उसमें कहीं ना कहीं कविताएं कुंवर जी की रहती हैं। एक टीवीएफ का सीरीज है
आई थिंक एस्पिरेंट्स, जो बहुत चला, बहुत ट्रेंड किया है, उसपे उन्होंने ये बहुत ही सुंदर कविता कुंवर जी की एज अ फिनाले उसे पढ़ी है, जिसका नाम है अंतिम ऊंचाई। मैं वो पढ़ना चाहूंगी। मुझे जो इंटरेस्टिंग बात लगी वो ये कि एक वेरी मॉडर्न, एक आजकल की कहानी, जिस तरह के आजकल के बच्चे जूझ रहे हैं अपने अपने इश्यूज से, उसमें एक एक ऐसी कविता जब वो पढ़ते हैं तो बिल्कुल ऐसा एहसास होने लगता है कि एक बिल्कुल एक नया जोश, एक यूनिवर्सैलिटी जो है इस कुंवर जी की कविताओं की, इट्स न्यू इंटरप्रिटेशन के साथ में हम लोगों को वो दिखाई दी। तो वो मुझे बहुत ही बात छू गई उनकी। और ये कविता ब्यूटीफुल पोम, अंतिम ऊंचाई, कितना स्पष्ट होता आगे बढ़ते जाने का मतलब। मुझे लगता है कि आजकल के बच्चे आई थिंक बहुत आइडेंटिफाई भी करते होंगे इससे। कितना स्पष्ट होता आगे बढ़ते जाने का मतलब, अगर दसों दिशाएं हमारे सामने होती, हमारे चारों ओर नहीं। कितना आसान होता चलते चले जाना, यदि केवल हम चलते होते, बाकी सब रुका होता। मैंने अक्सर इस उलझुलूल दुनिया को 10 सिरों से सोचने और 20 हाथों से पाने की कोशिश में अपने लिए बेहद मुश्किल बना लिया है। शुरू शुरू में सब यही चाहते हैं कि सब कुछ शुरू से शुरू हो, लेकिन अंत तक पहुंचते पहुंचते हिम्मत हार जाते हैं। हमें कोई दिलचस्पी नहीं रहती कि वो सब कैसे समाप्त होता है, जो इतनी धूमधाम से शुरू हुआ था हमारे चाहने पर। दुर्गम वनों और ऊंचे पर्वतों को जीतते हुए जब तुम अंतिम ऊंचाई को भी जीत लोगे, जब तुम्हें लगेगा कि कोई अंतर नहीं बचा अब तुम में और उन पत्थरों की कठोरता में, जब तुम्हें लगेगा कि कोई अंतर नहीं बचा अब तुम में और उन पत्थरों की कठोरता में जिन्हें तुमने जीता है, जब तुम अपने मस्तक पर बर्फ का पहला तूफान झेलोगे और कांपोगे नहीं, तब तुम पाओगे कि कोई फर्क नहीं सब कुछ जीत लेने में और अंत तक हिम्मत ना हारने में। आई थिंक इट सेज अ लॉट अबाउट टुडेज जनरेशन। एंड ये जो आइडेंटिफाइबिलिटी है, दिस इज कुंवर नारायण फॉर ऑल ऑफ अस। They've actually all these people जो मैं इनके साथ रही हूँ, they have rediscovered him in a very modern lingo। हालांकि ये इतने इतने वर्षों पहले लिखी गई कविता है, मुझे इतना अच्छा लगा ये आइडेंटिफाइबिलिटी। आई थी और मुझे बहुत, मैं इसी की बात कर रहा था। ये दिशाएं हमारे चारों ओर ना होती, वो जो है वो इमेज, कितना आसान होता चलते चले जाना। तो वो जो अंतिम ऊंचाई है उनकी, उसमें एक बहुत खूबसूरत इमेजेस है कि चलती ट्रेन से कूद जाऊं। एक एक जगह बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया है कविता में उन्होंने। एक जगह है, एक हरा जंगल मेरी धमनियों में जलता है। और इस तरह की जो इमेजेस उन्होंने इस्तेमाल की थी उस वक्त, बहुत इट हैड इम्पैक्टेड मी अ लॉट। इन हम लोग सिर्फ ऐसा कहना चाहिए कि मौका बेमौका इस्तेमाल नहीं कर पाए उनको उतना जितना हमें करना चाहिए था। लेकिन कुंवर जी समवन उस्तेज, आप विश्वास कीजिए, जो 2-3 किताबें मेरे सिरहाने होती हैं कमरे में, कुंवर जी की किताबें उनमें से एक है। गालिब एंड कुंवर जी एंड उसके अलावा एक दो और है जिनको मैं मौका पे मौका कहीं से भी थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ। मुझे एक नया मजा, एक नया जोश मिलता है। और अंत में मैं सिर्फ मुझे जो अब याद आ रहा है कुंवर जी की रचनाओं को लेकर, उनसे बात भी हुई थी और कहानियों को मंच पर करने की भी बात एक बार की थी मैंने। और ही वॉज वेरी इंथुजियास्टिक, बल्कि ही वॉज क्यूरियस कि कैसे करोगे, बिकॉज वो कहानियां उस उनके हिसाब से बहुत मंचनीय नहीं थी। फिर मैंने उनसे कहा था कि आपकी एक कहानी कमीज है, वो कमीज कहानी में मैं वो दूसरी कहानी अफसर वाली शामिल कर सकता हूँ। और उन्होंने फिर फौरन मुझे कहा कि हाँ, ये ख्याल तो मुझे नहीं आया, लेकिन वो दोनों मिलकर एक कहानी बन सकते हैं। तो वो एक कहानी है जो कभी मौका लगा मैं मंच पर करूंगा। हमारा बहुत दिल है, सिर्फ ये कि वो मौके नहीं बन पा रहे हैं।
पैंडेमिक में कुछ चीजें रह गई कुछ और, लेकिन कुंवर जी पे एक शो हमारी तरफ से बहुत ड्यू है, और वो ड्यू किसी वजह से नहीं है, वो हमारी अपने कारणों की वजह से है। उसमें कोई किसी पर मतलब मुझे लगता है कि उनके जैसे लेखक को दर्शकों के सामने लेकर आऊं मंच पर तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि एक नए सिरे से लोग एक ऐसे हमारे दौर के एक ऐसे विचारक को, एक ऐसे कवि को जानेंगे जो बराबर रिएक्ट कर रहा है अपने आप। देखिए कुंवर जी की जो बड़ी अच्छी बात है वो ये है कि हर दौर में उन्होंने अपने आसपास होने वाली घटनाओं को रेफर करके कुछ ना कुछ लिखा है, और वो कविताओं में हो, डायरी के नोट्स में हो। जैसा उन्होंने मुझे कहा था कि वो रोज सुबह ड्यूटीफुली बैठ कर लिखते थे, यानी 12 बजे तक ही वॉज नॉट अलाउड टू बी डिस्टर्ब, एंड वो उसमें जो भी उनके मन में होता था लिखते थे। और बहुत सी अनपब्लिश्ड चीजें आपको भी बता रहे थे, बाद में भी कुछ आई जो उन्होंने उस वक्त ध्यान नहीं दिया, वो लिखते रहे। और छपना वॉज नॉट द क्राइटेरिया फॉर, उनके लिए ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं था कि जो वो लिख रहे हैं वो छापा जाए या लोगों तक पहुंचे। वो अपने समय के साथ, उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं थोड़ा समय लेकर आई लुक बैक एंड आई सी कि उसमें से कितनी चीजें लगता है मुझे कि कही जा सकती हैं, तो ही मैं कहता हूँ, वरना मैं जाने देता हूँ। अब ये अपनी रचनाओं के साथ ये संयम और ये डिटैचमेंट बहुत कम लोग बरतते हैं, लेकिन कुंवर जी में थी वो बात। और यही वजह है कि कुंवर जी के शब्द आज भी हमारे लिए इतने रेलेवेंट हैं, और उनकी जो सोच है और उनके जैसी सोच, और ये मतलब प्रोग्रेसिव माइंड के होते हुए भी वो कभी आइडियोलॉजीज में नहीं फंसे। और यही वजह है कि उनका हमेशा सिंपथी अंडरडॉग के साथ रही है। एक उनकी बड़ी खूबसूरत नज्म है, रंग गेहुआ ढंग खेती है, हिंदुस्तान के नक्शे जैसा लगेगा। उन्होंने एक इंडिया के कॉमन मैन को बड़ी खूबसूरती से एक छोटी सी कविता में डिफाइन किया, और वो उस दौर का उनका ऑब्जर्वेशन था। बाद में उनकी जो आई आपकी हैव बात दैट की कविता। कलेक्शन थी। हाँ, वो कविता बोलो। बहुत छोटी सी है, मैं पढ़ देती हूँ। लापता का बहुत बहुत हुलिया। अच्छी। हाँ, लापता का रंग हुलिया बहुत गेहुआ अच्छा ढंग डिस्क्रिप्शन है। खेती है। बहुत ही खूबसूरत हम्म। डिस्क्रिप्शन है ऑफ अ ग्रोइंग इंडिया। लापता का हुलिया, रंग गेहुआ ढंग खेती है, उसके माथे पर चोट का निशान, कद 5 फुट से कम नहीं, ऐसी बात करता है कि उसे कोई गम नहीं। रंग गेहुआ ढंग खेतीहर, उसके माथे पर चोट का निशान, कद 5 फुट से कम नहीं, ऐसी बात करता है कि उसे कोई गम नहीं, तुतलाता है। उम्र पूछो तो हजारों साल से कुछ ज्यादा बदलाता है। देखने में पागल सा लगता है नहीं। कई बार ऊंचाइयों से गिरकर टूट चुका है, इसीलिए देखने पर जुड़ा हुआ लगेगा, हिंदुस्तान के नक्शे की तरह। क्या बात वाह। है। मैं अगर ये एक जी फिनाले की कविता है जी जो बिल्कुल। सलीम जिसका जिक्र कर रहे थे, एंड आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट, यू नो, जिसे हमारे उर्दू में कहते हैं खराज अकीदत, यू नो, इन रेवरेंस टू कुंवर साहब, कुंवर नारायण साहब। बाकी कविता। पत्तों पर पानी गिरने का अर्थ, पानी पर पत्ते गिरने के अर्थ से भिन्न है। पत्तों पर पानी गिरने का अर्थ पानी पर पत्ते गिरने के अर्थ से भिन्न है। जीवन को पूरी तरह पाने और पूरी तरह दे जाने के बीच एक पूरा मृत्यु चिन्ह है। बाकी कविता शब्दों से नहीं लिखी जाती, बाकी कविता शब्दों से नहीं लिखी जाती, पूरे अस्तित्व को खींचकर एक विराम की तरह कहीं भी छोड़ दी जाती है। बाकी कविता। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि इतनी अच्छी चर्चा संभव हो सकी। और इसके बहाने, इस तरह के कार्यक्रमों के बहाने भी मित्रों, हम यह पाते हैं कि किस तरह जो हमारी एक
बड़ी और साझी रचनात्मक दुनिया है, उसमें लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। सलीम आरिफ जी ने आज जिस तरह से और जिन डिटेल्स में जाकर कुंवर जी को याद किया, उनके काल को, उनके शहरों को, उनसे जुड़ी तमाम रचनात्मक शख्सियतों को, वह भी कितना अद्भुत है। कैसे एक व्यक्ति का निर्माण होता है, एक उभरता हुआ चित्रकार अलग अलग जगहों पर, अलग अलग क्षेत्रों में काम करता है और उसमें कहां कहां से उसे सहयोग मिलता है। ये सारी चर्चा हुई, पुस्तक संस्कृति की बात हुई, किस तरह से माया नगरी में और कुछ भिन्न माने जाने वाले फील्ड में, जो मैं तो पर्सनली नहीं मानता हूं, क्योंकि रंगमंच और फिल्म जिस तरह से साहित्य को कुछ और अधिक प्रभावी रूप में पेश करते हैं, कुछ बड़ी संख्या तक पहुंचाते हैं, वह कमाल का है। ऐसे में ये लोग, ये दोनों ही शख्सियतें जितने व्यस्त हैं, उसके बावजूद साहित्य के लिए, पुस्तकों के लिए, कविताओं के लिए इतना समय निकालते हैं। इतनी अच्छी चर्चाएं की, इतनी अच्छी बातचीत हुई, लुबना जी ने क्या प्रभावी रूप से कविता पाठ किया, और कई बार जब भी इन्हें मौका मिलता है हम इन्हें बुलाते हैं और सुनते हैं, हर समय उतना ही आनंद आता है। सलीम आरिफ जी लगातार हमारे साथ बने रहते हैं और विभिन्न एकाग्र में हम इन्हें पाकर कहीं ना कहीं समृद्ध ही होते हैं। आप दोनों ने समय निकाला और यह संध्या इतनी सार्थक हो सकी, इतनी जीवंत हो सकी, आप दोनों का हार्दिक आभार, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार। बहुत धन्यवाद। तमाम मित्रों का जो इस कार्यक्रम को देखते रहे हैं, धन्यवाद। कल एक नई कड़ी में हम पुनः उपस्थित होंगे। शुभ रात्रि।